हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों के यहाँ पर क्लास 6 की एनसीईआरटी साइंस चल रही है। आज आपका इसी क्रम में चैप्टर नंबर 7 है। यहाँ पर हम लोग पौधों को जानिए अध्याय को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज के अध्याय में हम लोग अपने आसपास के वातावरण में मौजूद पौधों को जानेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पौधे न केवल मनुष्यों को ऑक्सीजन देते हैं बल्कि वातावरण को शुद्ध बनाए रखने में भी मदद करते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें अपने आसपास के जो पौधे हैं उनको ऑब्जर्व करना है। यहाँ पर वही बोला गया है कि बाहर निकलकर अपने चारों ओर के पौधों का प्रेक्षण कीजिए। हम लोग क्या देखते हैं कि कुछ पौधे जो हैं आकार में छोटे होते हैं, जबकि कुछ विशालकाय, जबकि कुछ पौधे जो हैं धरती पर हरे धब्बों की तरह दिखाई देते हैं। कुछ पौधों की पत्तियां जो होती हैं हरी होती हैं, जबकि कुछ की पत्तियां जो हैं लालिमा युक्त होती हैं। जबकि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके फूल बड़े और लाल रंग के होते हैं। कुछ पौधों के फूल जो हैं नीले रंग के अथवा अन्य रंग के भी हो सकते हैं, और कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनमें फूल ही नहीं होते हैं। तो हमें अपने घर के आसपास, अपने विद्यालय के रास्ते में, बाग बगीचे में, विद्यालय का जो प्रांगण है, उन सब में जो पौधे वगैरह हैं उनको देखना है और ऑब्जर्व करना है। आगे यहाँ पर चित्र 7.1 दिया गया है, और चित्र 7.1 में पौधे के तने, शाखाओं, जड़, पत्तियों इत्यादि को आप नामांकित कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो नीचे की तरफ देख रहे हैं ये वाला पार्ट, ये पौधे का जड़ पार्ट है, इसको जड़ बोला जाता है। ये जो पार्ट है आपका पौधे का, इसको तना कहा जाता है। इधर आप ये देख पा रहे हैं, ये पार्ट जो है शाखा है, इसको शाखा बोलते हैं। और आगे ये वाला पार्ट जो है इसको पत्ती कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पौधे के कौन कौन से पार्ट हैं जो कि मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं। ये वाला पार्ट जो नीचे वाला जड़ है, जो जमीन के अंदर, मिट्टी के अंदर होता है, वो जड़ पार्ट होता है। बीच में आप देख रहे हैं जो पौधे को स्थायित्व देता है वो तना पार्ट होता है। तने में से जो शाखाएं निकलती हैं, अन्य ब्रांचेस निकलती हैं, वो शाखा है। और शाखाओं में आप देख पा रहे हैं पत्तियां होती हैं। अब देखिए आगे यहाँ पे बताया गया है शाक, झाड़ी और वृक्ष। पौधों को विभिन्न संवर्गों में रखा गया है। तो शाक, झाड़ी और वृक्ष किन्हें किन्हें कहते हैं वो यहाँ पर हम देखेंगे। क्रियाकलाप नंबर 1 यहाँ पे बताया गया है। क्रियाकलाप 1 में उन पौधों के तने और शाखाओं को आपको ध्यानपूर्वक देखना है जो आपसे कम लंबे हैं, या फिर जिनकी लंबाई लगभग आपके बराबर है, या फिर जो आपसे बहुत अधिक लंबे हैं। इनको आपको देखना है। आपको क्या करना है, इनका जो तना है यानी ये वाला जो पार्ट है इसको टच करना है और ये जानने का प्रयास करना है कि क्या तना कोमल है या फिर कठोर है। इसे आपको धीरे धीरे मोड़ने का प्रयास करना है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि पौधा टूट ना जाए। लंबे पौधों के तने की मोटाई मापने का आपको प्रयास करना है। अंत में आपको यहाँ पर एक टेबल दी गई है, सारणी 7.1। इसमें पौधों के संवर्ग बताए गए हैं कि पौधों में क्या क्या विशेषताएं, पौधों का नाम दिया गया है। कॉलम 1 में ऊंचाई दी गई है, कॉलम 2 में तना दिया गया है। तो तने के बारे में बताया गया, तना हरा है, कोमल है, मोटा है या कठोर है, कैसा है। तने में शाखाएं कहाँ से निकलती हैं ये बताया गया है, और कॉलम 4 दिया गया है। टमाटर की बात करें तो टमाटर जो है हम लोगों से ऊंचाई में छोटा होता है, ठीक है। तो टमाटर का तना होता है ये हरा होता है और कोमल होता है, आसानी से टूट जाता है। यहां पर शाखाएं कहां से निकलती हैं, तो यहां पर शाखाएं जो हैं तने के आधार से या तने के ऊपर से शाखाएं नहीं निकलती हैं, बल्कि जो तने का वो आधार पॉइंट होता है वहीं से शाखाएं निकलती हैं, ठीक है। टमाटर का जो पौधा है ये शाक संवर्ग में आता है। टमाटर के पौधे का जो जीवन काल है 1 साल से कम का होता है, इस वजह से इसे शाक संवर्ग में रखा जाता है। आम के पौधे की बात करें तो आम का पौधा आपसे लंबा होता है। क्या आम के पौधे का तना हरा होता है? नहीं, आम के पौधे का तना हरा नहीं होता है, बल्कि हल्का सा, ये आप देखेंगे ये गेहुआ रंग का होता है। गेहुआ रंग का मोटा और कठोर तना होता है, मोटा होता है, कठोर होता है। यहाँ पर शाखाएं कहाँ से निकलती हैं, यहाँ पर शाखाएं तने के आधार से यानी नीचे से नहीं निकलती हैं, इस तरह से नहीं निकलती हैं। यहाँ से तना आ रहा है तो यहाँ से नहीं निकलती हैं, बल्कि कहाँ से निकलती हैं, तने के ऊपर से निकलती हैं। यानी जैसे ये तना जा रहा है तो यहाँ से इस साइड से शाखाएं निकलेंगी, ठीक है। और पौधे का संवर्ग क्या है, पौधे का संवर्ग यहाँ वृक्ष है। नींबू के पौधे की बात करें तो नींबू का पौधा आपसे थोड़ा लंबा होता है। इसका तना क्या हरा है? नहीं, इसका तना हरा नहीं है। कोमल है? नहीं है। मोटा है? नहीं है। हाँ, कठोर जरूर है। तो यहाँ पर पत्तियां या शाखाएं कहाँ से निकलती हैं, शाखाएं यहाँ पर तने के आधार से निकलती हैं। और नींबू का पौधा जो है झाड़ी संवर्ग में आता है। तो जैसा कि आपको पता चल गया होगा, टमाटर जो है पौधे का संवर्ग शाक संवर्ग का पौधा है, आम जो है वृक्ष कैटेगरी का है, और नींबू जो है झाड़ी में आता है। तो यहाँ पर ये सब चीजें बताई गई हैं। तो यहाँ पर वही आपको करना है, ये सब आप कर सकते हैं। हमें यह भी जानना चाहिए कि शाखाएं भूमि के पास तने के आधार से अथवा कुछ ऊंचाई के पास से निकलती हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रेक्षित यानी आपने जो ऑब्जर्व किए हैं सभी पौधों को यहाँ टेबल
7.1 में वर्गीकृत करेंगे। कुछ उदाहरण देखिए दिखाए गए हैं। आप और अधिक पौधों को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सब चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीजें और बताई गई हैं। यहाँ बोला गया है कोमल तने वाले पौधों के अध्ययन के लिए खरपतवार का प्रयोग करें। खरपतवार होता क्या है? खेतों में, बगीचे या गमलों में कुछ अनचाहे पौधे स्वतः ही उगाते हैं, इन्हें खरपतवार कहते हैं। तो देखिए जैसा कि मैंने आपसे बोला है ये चैप्टर जो है इंपॉर्टेंट भी है, तो आप यहाँ पर नोट डाउन भी करते जाइए। तो खरपतवार के बारे में आप लिख लेना कि खेतों में, बगीचे एवं गमलों में कुछ अनचाहे पौधे स्वतः ही उगाते हैं जिन्हें खरपतवार कहते हैं। तो इन्हें इसे नोट के रूप में आप नोट डाउन कर लेना। अब देखिए यहाँ पर साग, झाड़ी और वृक्ष, इनकी विशेषताएं बताई गई हैं। साग क्या होता है, झाड़ी क्या होता है, उसे बताया गया है। हरे और कोमल तने वाले जो पौधे होते हैं ये शाक कहलाते हैं। ये सामान्यतः छोटे होते हैं और अक्सर इनमें कई शाखाएं नहीं होती हैं। यानी यहाँ पर बोला गया इनमें बहुत ज़्यादा ब्रांचेस नहीं होती हैं। यहाँ पर क्या है, जो तने होते हैं, तने से ही पत्ते यहाँ पर चिपके होते हैं, तने से ही पत्ते निकले होते हैं। तो ये बताया गया है। तो यहाँ पर आप पॉइंट नंबर 1 करके यहाँ पर किसके बारे में, शाक के बारे में आप लिख लेना कि हरे और कोमल जो तने वाले पौधे हैं ये शाक कहलाते हैं और ये सामान्यतः छोटे होते हैं और अक्सर इनमें कई शाखाएं नहीं होती हैं। यानी यहाँ पर जो पत्तियां होती हैं वो तने से ही जुड़ी होती हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है आपका टमाटर का पौधा, अभी जैसा कि मैंने बताया है। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। मैंने यहाँ पर जो ये बताया है, यहाँ पर यानी शाखाएं जो बताई हैं वो आधार से बताया, आधार से नहीं होती हैं यहाँ पर, क्योंकि इसमें शाखाएं होती नहीं है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डायरेक्ट पत्तियां जो है तने से जुड़ी होती हैं। ठीक है, ये याद रखना है। तो आपने यहाँ पर ऐसे करके शाख वाला पौधा जो है इसके बारे में जान लिया है। अब बी वाला पौधा जो है झाड़ी वाला पौधा है, इस तरह का पौधा है, ये आप देख पा रहे हैं, ये झाड़ी वाला पौधा है जिसमें देख पा रहे हैं जो शाखाएं हैं ये तने के आधार से ऐसे करके निकली हुई हैं। तो यहाँ पर बी वाले में बताया गया है कि कुछ पौधों में शाखाएं जो हैं तने के आधार के समीप से निकलती हैं। तना कठोर होता है लेकिन अधिक मोटा नहीं होता है, तो इसे झाड़ी कहते हैं। ये आपका सेकंड नंबर पॉइंट हो जाएगा। तो झाड़ी की विशेषताएं आपने यहाँ पर देख ली हैं। अब कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं, कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं और इनके तने सुदृढ़ और गहरे भूरे होते हैं। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं, जिन्हें वृक्ष कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो ये वृक्ष कैटेगरी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगर आपको झाड़ी में लिखना है तो झाड़ी में नींबू का एग्जाम्पल आ जाएगा और वृक्ष में आप कोई भी वृक्ष लिख सकते हैं, आम का लिख सकते हैं, अमरूद का लिख सकते हैं, कोई भी वृक्ष आप लिख सकते हैं। तो ऐसे करके यहाँ पर आपने शाक, झाड़ी और वृक्ष का जो संवर्ग है इसके बारे में आपने जान लिया है। अब देखिए पहेली के बारे में बताया गया है कि पहेली जानना चाहती है कि मनी प्लांट, सैम, लौकी तथा अंगूर के तने ये किस प्रकार के हैं, इन्हें किस कैटेगरी में रखेंगे। इनमें से कुछ पौधों को देखिए, ये साग, झाड़ी और पेड़ से किस प्रकार से भिन्न है, इनको आपको ऑब्जर्व करना है। तो यहाँ पर उनके बारे में बताया गया है इस तरह के जो तने होते हैं जो कि काफ़ी कोमल होते हैं और सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं। तो बोला भी गया है कि कमजोर तने वाले जो पौधे हैं ये सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं और ये भूमि पर फैल जाते हैं, इन्हें विसर्पी लता कहते हैं। यानी कुछ कमजोर तने वाले जो पौधे होते हैं सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं और ये भूमि पर फैल जाते हैं, तो इन्हें कमजोर या विसर्पी लता कहते हैं। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें विसर्पी लता कहते हैं। जबकि कुछ पौधों आसपास की ढांचे की सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं, तो ऐसे पौधे जो हैं आरोही पौधे कहलाते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो कद्दू है, कद्दू की बेल होती है, तो कद्दू की बेल क्या होती है, आसपास की जमीन पे फैल जाती है, तो कद्दू की बेल को क्या बोलते हैं, विसर्पी लता बोला जाता है। जबकि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि आप कुछ उन्हें सहारा दे दें तो ऊपर चढ़ते चले जाते हैं, तो उन्हें आरोही लता कहते हैं। तो यहां तक आपका पॉइंट नंबर 4 लिखेंगे आप कि कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं और ये भूमि पर फैल जाते हैं, इन्हें विसर्पी लता कहते हैं। ये पॉइंट नंबर 4 हो गया। और 4 का ही पहला सब पॉइंट आप लिखेंगे कि जबकि कुछ पौधे आसपास के ढांचे की सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं, ऐसे पौधे आरोही कहलाते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपने लिख लिया होगा ये। और यहां पर ध्यान ये रखना है यहाँ पर कि ये जो विसर्पी लता या आरोही पौधे होते हैं ये साग, झाड़ी और पेड़ों से भिन्न होते हैं। ये लाइन भी यहां पर आप लिख लेना। तो ऐसे करके आपने विसर्पी लता और आरोही लता के बारे में यहां पर जान लिया है। अब आपको तने का एक क्रियाकलाप करना है, तने के बारे में क्रियाकलाप करना है। आवश्यक सामग्री में क्या क्या लेना है, एक गिलास लेना है, जल लेना है, लाल स्याही, शाकीय पौधा, एक ब्लेड लेना है। अब यहाँ पे करना क्या है, गिलास को 1/3 जल से आपको भरना है। जल में लाल स्याही की कुछ बूंदें आप डाल देंगे। शाक के तने के आधार से काटकर इसको गिलास में रखेंगे। इसको आपको इस तरह से गिलास में रखना है जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और चित्र 7.5 में ये ऐसा दिखाया गया उस तरह से आपको करना है।
और कुछ समय के बाद आपको पत्तियों को ऑब्जर्व करना है। क्या साग के कुछ भाग लाल नजर आते हैं? यदि हाँ, तो क्या आप बता सकती हैं कि यह लाल रंग यहाँ तक कैसे पहुंचा? क्योंकि लाल रंग का तो पानी था जिसमें हमने तने को काटकर, एक पौधे को तने से काटकर उसमें ढक दिया था, तो लाल रंग का तो आपका पानी था। फिर ये पत्तियां लाल कैसे होंगी, शाखाएं लाल कैसे होंगी, वो पूछा गया है। आप तने को मोटाई में काट सकते हैं। आप मोटाई में तना को तने को काटिए, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं तने को आपने मोटाई में काटा, तो यहाँ पर इसमें हल्के हल्के छिद्र आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ पर तने में देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर चित्र 7.6 में ए वाला जो चित्र है, इसमें बताया गया है कि तने में जल ऊपर चढ़ता है। तने के खुले सिरे का विवर्तित दृश्य है। तने का जो खुला सिरा है उसको हमने माइक्रोस्कोप के जरिए देखने का प्रयास किया है, तो इस तरह का यहाँ पर आपको दिखाई देगा। अब आपने जो क्रियाकलाप किया है, इस क्रियाकलाप के जरिए आपने ये जाना है कि जल तने में ऊपर क्यों चढ़ता है, अर्थात तना जल का संवहन करता है। तो ये आपका 5वां पॉइंट है तने में, कि जल जो है तने में ऊपर की ओर चढ़ता है और तना जो है, अर्थात तना जो है जल का संवहन करता है। इस वजह से जो लाल स्याही में जो हमने पौधा डुबोया था तने को काटकर, उसमें तने की सहायता से जल जो है ऊपर की तरफ चढ़ गया है और पत्तियां जो है हल्की हल्की लालमा युक्त या लाल हो गई हैं। जल तथा खनिज तने की पतली नलिकाओं द्वारा पत्तियों तथा पौधों के अन्य भागों तक पहुंचते हैं। ये आपका इसमें 5वें का पहला सब पॉइंट है कि जल और खनिज जो होते हैं, ये तने की जो पतली नलिकाएं होती हैं, इनके द्वारा पत्तियों और पौधों के अन्य भागों तक पहुंचते हैं। तो यहां तक आपने ये देख लिया है। अब ऐसे ही यहाँ पर कुछ और क्रियाकलाप किए गए हैं। जैसे मान लीजिए 2 रंगों का आपने पानी ले लिया है, एक लाल है एक नीला है, तब क्या होगा? तो उसमें वही होगा, कुछ रंग जो है लाल का आ जाएगा और कुछ रंग जो है यहाँ पर नीले का आ जाएगा। तो ऐसे करके आपको क्रियाकलाप करना है, ठीक है। तो ये क्रियाकलाप आप करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पर हमें आपको बताने का उद्देश्य था कि तने का काम क्या है। तने का काम है जल का संवहन, यानी पौधों के विभिन्न भागों तक जल का संवहन करना, ये तने का काम होता है, जैसा कि आपने यहाँ पे नोट डाउन भी कर लिया है। इसके बाद बात करते हैं पत्ती की, कि पत्ती का काम क्या है। तो अपने आसपास के पौधों की पत्तियों को देखकर अपनी नोटबुक में आपको उनका चित्र बनाना है। इन सभी की आकृति, आकार एवं क्या रंग एक जैसे होते हैं, ये सब चीजें आपको नोटिस करनी है। अब आपको जानना है कि पत्ती जो है तने से किस प्रकार से जुड़ी होती है, यानी पत्ती जो है तने से कैसे जुड़ती है। देखिए, पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है पर्णवृंत कहलाता है, यानी पर्णवृंत के जरिए पत्ती जो है तने से जुड़ी होती है। ये पॉइंट नंबर आपका 6 है। यानी पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है क्या कहलाता है? ये पर्णवृंत कहलाता है। और पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं, यानी पत्ती का जो चपटा हरा भाग होता है ये फलक कहलाता है। ये आप देख पा रहे हैं, पत्ती जो है पर्णवृंत के जरिए तने से जुड़ी होती है और ये वाला जो चपटा वाला भाग है ये फलक या पटल कहलाता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर 6वां पॉइंट भी आपने नोट डाउन कर लिया है। अब यहाँ पर क्रियाकलाप नंबर 3 दिया गया है। क्रियाकलाप नंबर 3 में क्या करना है? एक पत्ती को एक सफेद कागज अथवा अपनी कॉपी के पन्ने के नीचे आपको रखना है, जैसा कि चित्र 7.9 में दर्शाया गया है, और तरीके से एक ही स्थान पर दबाकर आपको पकड़कर रखना है। यानी कि आप यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है कि आपको पत्ती को कस के दबा कर रखना है, एक पन्ने के नीचे रखना है और ऊपर से एक पन्ना रखना है और इसको अच्छे से दबा कर रखना है। फिर आप क्या करेंगे, आपको धीरे धीरे पेंसिल को तिरछा पकड़ना है और इसकी नोक से कागज को उस भाग को हल्के हल्के ऐसे करके रगड़ना है, इस तरह से रगड़ना है। तो आप देखेंगे पत्ती का जो सिरा विन्यास है ये कागज पर छप जाता है। तो यहाँ पर वही सब चीजें बताई गई हैं कि पत्ती की जो रेखांकित संरचनाएं जो आपके कागज पर छपी हैं, इनको क्या कहते हैं? इनको शिरा कहते हैं। क्या आपको पत्ती के मध्य में एक मोटी सिरा दिखाई दे रही है? तो पत्ती के मध्य में जो मोटी सिरा होती है वो मध्य सिरा होती है। पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को सिरा विन्यास कहते हैं। और आगे बोला गया है कि यदि यह डिजाइन मध्य सिरा के दोनों ओर जाल जैसा होता है तो यह सिरा विन्यास जालिका सिरा विन्यास कहलाता है। तो यहां पर आप 6वां पॉइंट आपने लिख लिया है। 6 के ही सब पॉइंट में कुछ पॉइंट आप नोट डाउन करेंगे। 6 का पहला सब पॉइंट आप लिखेंगे, इसमें आप लिखेंगे पत्ती के अंदर की संरचनाओं को सिरा कहते हैं। पत्ती के अंदर की संरचनाओं को सिरा कहते हैं। पत्ती के मध्य में एक मोटी सिरा होती है जो कि मध्य सिरा कहलाती है, जो कि मध्य सिरा कहलाती है। इसी में 6 का सेकंड सब पॉइंट, पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को सिरा विन्यास कहते हैं। पत्तियों पर जो सिराएं अपना डिजाइन बनाती हैं उनको सिरा विन्यास कहते हैं। इसी में 3rd सब पॉइंट, यदि यह डिजाइन मध्य सिरा के दोनों ओर जाल जैसा है तो यह सिरा विन्यास जालिका कहलाता है।
तो यह शिराविन्यास क्या कहलाता है? जालिका रूपी कहलाता है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं, यहां पर पत्ती जो आपके सामने एक ए वाली पत्ती है, इसमें समांतर समान शिराविन्यास है, जबकि पत्ती बी में जालिका रूपी शिराविन्यास है। ये आप देख पा रहे हैं। देखिए, इसी में ही आप आगे नोट डाउन कर लेना। छठवें का थर्ड सब पॉइंट लिख लिया, छठवें का चौथा सब पॉइंट और लिख लेना। घास की पत्तियों में सिराएं जो हैं एक दूसरे के समांतर होती हैं। घास की पत्तियों में सिराएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, तो ऐसा शिराविन्यास को समांतर शिराविन्यास कहते हैं। आपने यहां पर छठवें का चौथा सब पॉइंट नोट डाउन कर लिया होगा। तो हमने पत्ती के बारे में यहां पर जान लिया है। अब क्रियाकलाप नंबर 4 आ जाता है। इसके लिए आवश्यक सामग्री आपको क्या क्या चाहिए? शाक यानी कि पौधा, पॉलीथीन के 2 पारदर्शी थैले चाहिए और कुछ धागा चाहिए। और इस क्रियाकलाप के लिए कंडीशन ये है कि दिन का समय होना चाहिए और जब धूप खिली हुई हो तब आप ये क्रियाकलाप करेंगे। इस क्रियाकलाप के लिए आपको स्वस्थ, भली भांति सिंचित और धूप में रखे हुए पौधे को लेना चाहिए। यानी जो पौधा स्वस्थ हो, भली भांति उसको पानी दिया जाता हो, धूप में रखा हो, ऐसे पौधे को आपको चयन करना है। किसी पौधे की पत्ती वाली शाखा को चित्रानुसार एक पॉलीथीन की थैली से ढककर धागे से आपको बांध देना है। यानी आपको ये पौधे की जो एक पत्ती वाला जो हिस्सा है, इसको पॉलीथीन से कवर करके इस तरह से आपको बांध देना है। तो यहाँ पर वही समझाने का प्रयास किया गया कि पत्तियों का कार्य क्या होता है, पत्तियां कार्य क्या करती हैं, वो आप यहाँ पर देखेंगे। तो कुछ समय के बाद, आप कुछ घंटे के बाद आप ये देखेंगे, जो पॉलीथीन आपने की पत्तों को कवर करके बांधी हुई थी इस तरह से, तो उस पॉलीथीन के अंदर जल की बूंदें आ जाती हैं। कुछ घंटों के बाद पॉलीथीन की जो थैली है, इसके आंतरिक पृष्ठ को आपको ध्यानपूर्वक देखना है। तो आप यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे, क्या किसी थैली के अंदर जल की बूंदें दिखाई देती हैं? हाँ, इसके अंदर जल की बूंदें दिखाई देती हैं। तो जल की बूंदें कहाँ से आई? जल की बूंदें इन पत्तियों के वाष्पोत्सर्जन की वजह से आई। तो यहाँ पे बताया गया है कि जल की यह बूंदें पत्ती से जल वाष्प के रूप में निकली हैं, यानी जल वाष्प के रूप में निकली हैं, और इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। यानी ये जो क्रिया है जो कि पत्तियों के द्वारा की जाती है, इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इस प्रक्रम के द्वारा पौधे बड़ी मात्रा में जल को वायुमंडल में छोड़ते हैं। तो यहां पर अब आप लोग क्या करेंगे, छठे का ही 5वां सब पॉइंट आप लिखेंगे या फिर 7वां पॉइंट आप लिख लीजिए स्वतंत्र रूप से। वाष्पोत्सर्जन प्रक्रम के द्वारा पौधे बड़ी मात्रा में जल को वायुमंडल में छोड़ते हैं, ये आपका 7वां पॉइंट है। तो आपने जो प्रैक्टिकल किया है, उस प्रैक्टिकल में जो पॉलीथीन की आंतरिक सतह के भीतर, पॉलीथीन की आंतरिक सतह के भीतर जो जल की बूंदें हैं, वो वाष्पोत्सर्जन प्रक्रम की वजह से ही हैं, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। अब फिर से क्रियाकलाप आ गया, क्रियाकलाप नंबर 5। इसके लिए आपको आवश्यक सामग्री क्या क्या चाहिए? पत्ती चाहिए, स्प्रिट चाहिए, बीकर चाहिए, परखनली चाहिए, बर्नर चाहिए, जल, प्लेट, आयोडीन का विलयन होना चाहिए। तो परखनली में एक पत्ती को आपको रखना है, उसमें पर्याप्त मात्रा में आपको स्प्रिट को डालना है, जिससे कि पत्ती उसमें पूर्णतः डूबी रहे। अब इस परखनली को जल से आधे भरे बीकर में रखना है और बीकर को उस समय तक आपको गर्म करते रहना है जब तक कि पत्ती का हरा रंग पूरी तरह से बाहर ना निकल जाए। तो तब तक आपको यहाँ पर करना है। उसके बाद क्या करना है, जब आपका पत्ती का हरा रंग बाहर निकल जाए, अब पत्ती को परखनली से सावधानीपूर्वक बाहर निकालना है और जल से भली भांति आपको धोना है। इसे प्लेट में रखकर आयोडीन विलयन की इस पर कुछ बूंदें डालनी है। उससे क्या होगा, उससे यहाँ पर यह पता चलेगा कि पत्ती के भीतर कौन कौन से पदार्थ मौजूद हैं। जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण किया था, उस तरह से हम यहाँ परीक्षण करने का प्रयास कर रहे हैं कि पत्ती के अंदर कौन कौन से उपयोगी खाद्य पदार्थ मौजूद हैं जिनकी सहायता से पौधे ग्रो करते हैं। तो वो यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है। यहाँ पे बताया गया कि आप क्या देखते हैं। अपने परीक्षण की तुलना अध्याय 2 में खाद्य पदार्थों में विभिन्न पोषकों की उपस्थिति के परीक्षण के समय जो आपने ऑब्जर्वेशन किया था उससे कीजिए। क्या इसका अर्थ है कि पत्ती में मंड है? यानी हमने यहाँ पर अध्याय 2 में देखा था कि कच्चे आलू में भी मंड उपस्थित होता है। आलू में यह मंड पौधे के अन्य भाग से आकर एकत्रित हो जाता है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि पौधे जो होते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे हम लोग क्या हैं, पौधों पर निर्भर हैं, तो हम लोग पौधों की सहायता से भोजन प्राप्त करते हैं। तो पौधे क्या है, पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो पौधे क्या है, इस भोजन को अपने विभिन्न भागों में संचित कर लेते हैं। बात करें आलू की, तो आलू के पौधे में ये भोजन जो है कहाँ पर, यानी आलू में यह मंड पौधे के अन्य भाग से एकत्रित हो जाता है, ये वहाँ बताया गया है। लेकिन पत्तियां जो हैं, पत्तियां
प्रकाश और हरे रंग के एक साथ की उपस्थिति में अपना भोजन ये स्वयं बनाती हैं। इस प्रक्रिया में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग ये करती हैं और इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निष्कासित होती है। तो पत्तियों के द्वारा संश्लेषित जो भोजन है अंततः पौधे के विभिन्न भागों में मंडल के रूप में संग्रहित हो जाता है, ये यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पर अब आप लोग क्या करेंगे, 8वां पॉइंट यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। इसमें लिखेंगे कि ये पत्तियां प्रकाश और हरे रंग के पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती हैं। इसी में आगे इस प्रक्रिया में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का ये उपयोग करती हैं। इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं और इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निष्कासित होती है। इसी में पहला सब पॉइंट है कि पत्तियों के द्वारा संश्लेषित भोजन अंततः पौधे के विभिन्न भागों में मंडल के रूप में संग्रहित हो जाता है। तो यहां पर क्या हम कह सकते हैं कि पत्ती ने ही मंड का संश्लेषण किया है तथा यह पौधे के किसी और भाग से यहां नहीं पहुंचा है, यानी पत्तियां जो होती हैं ये मंड का संश्लेषण करती हैं। तो इसे जानने के लिए उपरोक्त क्रियाकलाप को कुछ दूसरी विधि से दोहरा सकते हैं कि पत्तियां जो है मंड का संग्रहण करती हैं या नहीं करती हैं। इसको जानने के लिए आप एक दूसरी विधि आप अपना सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको यह करना है कि पौधे युक्त एक गमले को 1 अथवा 2 दिनों के लिए एक अंधेरे के कमरे में रखना है। इस पौधे की एक पत्ती के आंशिक भाग को दोनों ओर से काले कागज से आपको कवर कर देना है। अब जो आधा भाग बचा है जिसको आपने कवर नहीं किया है, अब इस पौधे को पूरे दिन के लिए सूर्य के प्रकाश में रख देना है। तो आपने जो भाग पौधे का कवर्ड किया है तो आप उसमें क्या परिवर्तन देखेंगे, आप जो है एक तो प्रकाशमान भाग है जो पौधे का प्रकाश वाला हिस्सा है जो कि सूर्य के प्रकाश में रहा है, और दूसरा हिस्सा कौन सा है, दूसरा हिस्सा वो हिस्सा है जो कि आपने कवर्ड कर दिया है। तो दोनों को पत्तियां तोड़कर आपको उनको ऑब्जर्व करना है। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि पत्ती का वह भाग जो सूर्य के प्रकाश में था उसमें मंड उपस्थित है, परंतु काले कागज में जो आपने काला कागज जो ढका था, काले कागज से जो पौधे के आधे भाग को ढका था उसमें मंड उपस्थित नहीं है। यानी पत्तियां जो हैं, पत्तियों में मंड का संग्रहण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही होता है। तो यहाँ पे बताया गया कि पत्ती सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही मंड का संश्लेषण करती है, ये बात भी यहाँ पर बताई गई है। तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, हमने 8वें का पहला सब पॉइंट यहाँ पे लिखा है, 8वें का सेकंड सब पॉइंट आप लिखेंगे। इसमें आप लिखेंगे पत्ती सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही मंड का संश्लेषण करती है। यह 8वें का सेकंड सब पॉइंट हो गया। अब यहां पे आगे वही बोला गया है कि अब तक हमने जो क्रियाकलाप किए उनसे हमने देखा कि तना जो है पत्ती को जल पहुंचाता है और पत्ती जल का उपयोग अपना भोजन बनाने के लिए करती है, और पत्तियों से जल की कुछ मात्रा का अहिनाश बाष्पोत्सर्जन द्वारा होता है, जैसा कि हम यहाँ पर ऊपर नोट डाउन भी कर चुके हैं, तो दोबारा लिखने की हमें आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं जड़ का क्या काम है। तो यहाँ पर चित्र 7.13 को ध्यानपूर्वक आपको देखना है। पहली और बूंदों में से कौन अपने पौधे को ठीक प्रकार से पानी दे रहा है ये आपको देखना है। यानी एक बच्चा जो है पौधे के ऊपर वाले हिस्से में पानी डाल रहा है, एक बच्चा जो है पौधे के जड़ वाले पार्ट में पानी डाल रहा है, तो कौन सही है। यहाँ पे वही समझाने का प्रयास किया गया है कि एक बच्चा जो है जो कि पौधा बाहर निकल के आ रहा है, इसकी पत्तियों पे पानी डाल रहा है, और एक बच्चा जो है पौधों की जड़ों पर पानी डाल रहा है, तो दोनों में से कौन बच्चा सही है, तो उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पूछा गया कि पौधे का कौन सा भाग मिट्टी के अंदर है। तो यहाँ पे कुछ क्रियाकलाप हैं जिनके जरिए आप जान पाएंगे कि जड़ों का कार्य क्या है। इसके लिए आवश्यक सामग्री आपको क्या लेनी है, 2 गमले लेने हैं, कुछ मिट्टी लेनी है, खुरपी, ब्लेड और कैंची और जल लेना है। यहाँ पर ये क्रियाकलाप जो है इसको आप अकेले नहीं कर पाएंगे, 4 से 5 विद्यार्थियों को समूहबद्ध करके आपको ये क्रियाकलाप करना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बगीचे से किसी खरपतवार के जैसे 2 पौधे सावधानी से आपको उखाड़ने हैं। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि उनकी जड़ों को कोई क्षति ना हो। खरपतवार के एक पौधे को गमले में मिट्टी डालकर लगा दीजिए जड़ सहित, जबकि दूसरे पौधों की जड़ों को काट दीजिए। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं कि एक पौधे को आपको गमले में जड़ सहित लगाना है और दूसरे की क्या करनी है, जड़ काट देनी है। तो अब क्या करना है, अब आपको नियमित रूप से इन दोनों पौधों में जल देना है। आप क्या देखेंगे, कुछ समय बाद जो आपने जड़ सहित पौधा लगाया है ये तो स्वस्थ है, ये ग्रो कर रहा है,
जबकि दूसरा पौधा जिसकी आपने जड़ काट दी थी और तने से आपने इस गमले में लगाया था वो सूख जाता है ना। तो ऐसे समझ में आएगा कि जड़ों का काम क्या है। तो आपने यहाँ पर वही सब चीज़ें देखी, दोनों पौधों में नियमित रूप से आपने जल दिया, लेकिन परंतु एक पौधे में जड़ ही नहीं थी, तो एक में जिसमें जड़ नहीं थी वो क्या होगा, कुछ समय के बाद सूख जाएगा। आगे यहाँ पर फिर क्रियाकलाप नंबर 7 दिया गया है। क्रियाकलाप नंबर 7 में क्या देखेंगे, यहाँ पर आवश्यक सामग्री आपको बताई गई है। मक्का होनी चाहिए, चने के बीज, रुई, कटोरी और जल होना चाहिए। इसके लिए क्या करना है आपको, इसके लिए आपको 2 कटोरियाँ लेनी है। इनमें भीगी हुई आप रुई रखेंगे, एक कटोरी में चने के 3-4 बीज और दूसरी में मक्का के दाने को आपको रखना है। जल डालकर रुई को हमेशा नम रखिए जब तक कि बीज अंकुरित होकर नवोद्भिद ना बन जाए। तब तक आपको क्या करना है, तब तक आप जो आपने रुई के भीतर आपने बीज रखा है उस बीज को नम रखने के लिए आप बार बार रुई पर पानी डालेंगे जब तक कि बीज में से किल्ले ना निकल आए। नवोद्भिद का मतलब बीज में से इस तरह का अंकुरण ना हो जाए, जैसे आप देखते होंगे, ठीक है, ये इस तरह का अंकुरित ना हो जाए। जब तक इसमें से नवीन नवीन जो कलियां हैं वो ना फूट जाएं, तब तक आपको इसको नम रखना है। तो 1 सप्ताह बाद उन्हें खींचकर रुई से बाहर निकालने का प्रयास कीजिए। आप देखेंगे कि जो बीज हैं उन्होंने रुई को अच्छे से पकड़ लिया है। क्या नवोद्भिद सरलता से रुई से बाहर खिंचाता है? क्यों नहीं आता है? क्रियाकलाप नंबर 6 में हमने देखा कि हम पौधों को भूमि से खींचकर आसानी से बाहर नहीं निकाल पाते हैं। उन्हें हमें क्या करना पड़ता है, उन्हें मिट्टी खोदकर हमें बाहर निकालना पड़ता है। यानी जो जड़ें होती हैं, जड़ें क्या करती हैं, जड़ें जो है पौधे को जमीन में जमाए रखती हैं। इसी वजह से पौधों को हम लोग आसानी से बाहर खींचकर नहीं निकाल पाते हैं। जड़ें जो है पौधे को मिट्टी में मजबूती से जमाए रखती हैं और इन्हें मिट्टी में पौधे का स्थिरक कहा जाता है। यानी जड़ों को मिट्टी में पौधे का स्थिरक बोला जाता है। तो यहाँ पर आपका ये 9वां पॉइंट है और इस पॉइंट को आप यहाँ से लेकर यहाँ तक आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेंगे। अब यहाँ पर फिर से क्रियाकलाप दिया गया है। चित्र यहाँ पर 7.16A और 7.16B को आपको ध्यानपूर्वक ऑब्जर्व करना है। यहाँ पर दोनों चित्रों में अलग अलग बीज दिए गए हैं, एक तो मक्का वाला बीज है और दूसरा चना वाला बीज है। तो इनको आपको देखना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे चने और मक्के की जड़ों में क्या समानता है, क्या भी एक दूसरे से भिन्न है या समान है, ये आपको देखना है। क्या जड़ों के कुछ और प्रकार भी हैं? ये जड़ें जो है विभिन्न प्रकार की होती हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, चित्र ए में जो है मक्के की बीज वाली जड़ है और चित्र बी में चने के बीज में से जो जड़ निकली है वो आप जड़ यहाँ पर देख पा रहे हैं। आगे फिर से क्रियाकलाप आ रहा है। यहाँ पर क्रियाकलाप 9 में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एक खुले मैदान में जाना है जहाँ पर बहुत से खरपतवार उग रहे हों। कुछ खरपतवार पौधों की मिट्टी खोदकर आपको निकालना है और जड़ों से मिट्टी को धोकर अलग करके उनका निरीक्षण करना है कि कौन सी जड़ किस प्रकार की है। तो यहाँ पर वही चीज़ें समझाने का प्रयास किया गया है कि जड़ों के प्रकार में कौन कौन सी जड़ें होती हैं, किन की जड़ों को क्या कहते हैं, वो यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है। देखिए यहाँ बोला गया है कि जिन पौधों की जड़ें चित्र 7.17A की तरह, यानी जो आपका मक्के का जो बीज है उसमें से जो जड़ें निकली हैं बाहर, उस तरह की जो जड़ें होती हैं उन जड़ों को मूसला जड़ कहते हैं और छोटी जड़ों को पार्श्व जड़ कहते हैं। जिन पौधों की जड़ें चित्र 7.17B यानी कि जो चने का बीज है, चने के बीज के समान है, उनमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती है, सभी जड़ें एक समान दिखाई देती हैं, इन्हें झकड़ा जड़ अथवा रेशेदार जड़ कहते हैं। तो यहाँ पर ऐसे करके जड़ के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर आप यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। देखिए आपने 9वां पॉइंट लिख लिया है। 9वें पॉइंट में ही आप पहला सब पॉइंट आप लिखेंगे। इसमें आप लिखेंगे जालिका रूपी सिराविन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें, जालिका रूपी सिराविन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें मूसला जड़ होती हैं, मूसला जड़ होती हैं तथा छोटी जड़ों को पार्श्व जड़ कहते हैं। इसी में सेकंड सब पॉइंट, ये जो लाइन में लिखवा रहा हूं आपके चैप्टर के एंड में जो सारांश दिया गया है उसी सारांश की लाइनें हैं, क्योंकि यहाँ पे चित्र से एक्सप्लेन किया गया है, जबकि हमें तो नोट में लिखना भी है। तो हम जो है नोट में जो भाषा है उस भाषा को लिखेंगे। तो आपने पॉइंट नंबर 1 में 9वें पॉइंट का पहला सब पॉइंट जो है उसमें लिख लिया होगा कि जालिका रूपी सिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें मूसला जड़ होती हैं तथा छोटी जड़ों को पार्श्व जड़ कहती हैं। इसी में 9वें का सेकंड सब पॉइंट, समांतर सिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें रेशेदार होती हैं, इन्हें झकड़ा जड़ अथवा रेशेदार जड़ कहती हैं, इन्हें झकड़ा जड़ अथवा रेशेदार जड़ कहते हैं। तो आपने यहाँ पर जड़ के जो प्रकार हैं,
दोनों के बारे में जान लिया, मूसला के बारे में भी जान लिया है और यहाँ पर झकड़ा या रेशेदार जड़ के बारे में भी आपने जान लिया है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एकत्र किए खरपतवार पौधों को उनकी जड़ के आधार पर उस समूह में आपको विभक्त करना है। मूसला जड़ वाले पौधे कौन कौन से हैं और रेशेदार जड़ या झकड़ा जड़ वाले पौधे कौन कौन से हैं, उनको आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर वही चित्र में बताया गया है, जैसा कि मैंने अभी लिखवाया है वही सब चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। आगे यहाँ पर एक बच्चा बूझो है, तो बूझो के मस्तिष्क में एक अजब सा विचार आया है। यदि वह जानना चाहता है कि पौधों की जड़ किस प्रकार की होगी, तो उसे उस पौधे को उखाड़ने की आवश्यकता नहीं है। वह पौधे की पत्तियों को देखकर इसका उत्तर दे सकता है। हाँ, दे सकता है भाई। कुछ पौधों के, जैसे कि अभी हमने आपको लिखवाया है कि जालिका रूपी शिराविन्यास जो पत्तियों वाले पौधे हैं, इनकी जड़ें कैसी होती हैं, मूसला जड़ होती हैं। जबकि समांतर शिराविन्यास वाले जो पौधे होते हैं, पत्तियों वाले पौधे होते हैं, उनकी जड़ें कैसी होती हैं, रेशेदार जड़ें होती हैं। यानी हम पौधों के ऊपर के पार्ट, पत्तियों वगैरह को देखकर भी उनकी जड़ का अंदाजा लगा सकते हैं। अब जड़ के काम क्या क्या हैं? जड़ के काम के बारे में बताया गया है कि जड़ें जो हैं मिट्टी से जल का अवशोषण करती हैं और तना, जल एवं खनिज को पत्ती एवं पौधे के अन्य भागों तक ये पहुंचाती हैं। तो जड़ का एक काम तो ये है कि जड़ें मिट्टी से जल का अवशोषण करती हैं और तना, जल एवं खनिज को पत्ती और पौधे के अन्य भागों तक ये पहुंचाती हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पत्तियां क्या करती हैं? पत्तियां जो है भोजन का संश्लेषण करती हैं और संश्लेषित भोजन जो है तने से होकर पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित हो जाता है। इस प्रकार की कुछ जड़ों में जैसे गाजर, मूली, शकरकंद, सलजम, टेपियोका आदि को हम खाते हैं। कुछ जड़ें ऐसी होती हैं जिनको हम खा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 10वां पॉइंट आपने लिख लिया होगा। 10वें का पहला सब पॉइंट आप नोट डाउन कर लेना इसी में कि पत्तियां भोजन संश्लेषित करती हैं और यह भोजन तने से होकर पौधे के विभिन्न भागों में, जड़ वाले पार्ट में भी संग्रहित हो जाता है, विभिन्न भागों में संग्रहित हो जाता है। इस प्रकार की कुछ जड़ों जैसे गाजर, मूली, शकरकंद, सलजम एवं टेपियोका आदि को हम खा सकते हैं। देखिए, पौधे के हम अन्य भागों को भी खाते हैं जहां पर भोजन भंडारित रहता है। तो जैसा कि हमने आपको बताया ही है कि जो पत्तियां भोजन बनाती हैं वो जरूरी नहीं है पत्तियों में ही संश्लेषित हो, पत्तियों से अन्य भागों में भी चला जाता है। यानी जड़ में भी जा सकता है, पत्तियों के और पार्ट हैं उनमें भी, पत्तियों के अलावा जो शाखाएं हैं उनमें फल के रूप में भी आ सकता है। तो विभिन्न पार्टों में जा सकता है। ठीक है, विभिन्न भागों में ये जा सकता है। तो यहाँ पर जड़ वाले पार्ट में जो भोजन संग्रहित होगा, तो उन पौधों के बारे में बताया गया है कौन कौन से ऐसे पौधे होते हैं जहाँ पर भोजन जो है, यानी जो पत्तियां भोजन बनाती हैं वो जड़ वाले पार्ट में जाता है। तो उनके यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो उन पौधों में गाजर है, मूली है, शकरकंद है, सलजम है, टेपियोका है। ये कुछ ऐसे पौधे हैं जिनकी जड़ में भोजन संग्रहित होता है। अब देखिए, यहाँ पर तने के बारे में बात की गई है कि तना जो है दो तरफा मार्ग की तरह कार्य करता है। दो तरफा मार्ग की तरह कार्य क्या करता है? देखिए, एक तो काम ये होता है कि तना क्या करता है, जड़ों से पानी को ले जाता है, जड़ों से पानी को पत्तियों तक पहुंचाता है। दूसरा काम क्या है? दूसरा काम ये है कि पत्तियों जो भोजन बनाती हैं उस भोजन का जड़ में संग्रहण करवाता है। यानी कि एक तो पानी को पत्तियों तक पहुंचाता है और पत्तियां जो भोजन बना रही हैं उस भोजन को जड़ तक लेकर आता है। तो ऐसे करके तना जो है दो तरफा काम करता है। अब यहाँ पर पुष्प के बारे में बात की गई है कि पुष्प कैसे होते हैं, कौन कौन से पुष्प के प्रकार होते हैं, पुष्प के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर गुलाब के पौधे के 3 आरेख दिए गए हैं, चित्र 7.19 A-B-C में दर्शाए गए हैं। तो कौन सी स्थिति में आप पौधों को भली भांति पहचान सकते हैं? तो यहाँ पर वही सब चीजें क्रियाकलाप के जरिए समझाई गई हैं। चित्र 7.1 में पुष्प को रंगने के लिए आपने किस रंग का प्रयोग किया था? क्या सभी पुष्प रंग बिरंगे होते हैं? क्या आपने घास, गेहूं, मक्का अथवा आम अथवा इनमें पुष्प देखे हैं? तो ये सब चीजें आपसे पूछी गई हैं। जैसे यहाँ बोला गया है, ये 7.19 में गुलाब है, इसकी पत्ती विहीन शाखा है, दूसरी वाली पत्ती सहित शाखा है और तीसरी वाली गुलाब की जो है पत्ती और पुष्प सहित शाखा यहाँ पर दी गई है। अब देखिए, यहाँ पर एक बात यहाँ पे बोली गई है कि गेंदा, सूरजमुखी अथवा गुलंदाउदी को आपको ऑब्जर्वेशन के लिए नहीं लेना है, क्योंकि ये एकल पुष्प नहीं है बल्कि पुष्पों का एक गुच्छ है।
ये आपको ध्यान रखना है। देखिए ये सब बातें जो है डिटेल में आप जैसे जैसे आप आगामी कक्षाओं में बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको ये समझ में आता जाएगा कि क्यों गेंदा, सूरजमुखी, गुलंदाउदी जो है एकल पुष्प नहीं है बल्कि क्या है, पुष्पों का गुच्छ है। आप आगामी कक्षाओं में ये जान पाएंगे। तो आप क्या करें, यहाँ पर नोट करके लिख लीजिए, गेंदा, सूरजमुखी अथवा गुलंदाउदी एक पुष्प नहीं है वरन पुष्पों का एक गुच्छ है। यानी ये एक सिंगल फूल नहीं है बल्कि ये क्या है, पुष्पों का पूरा गुच्छ है। ये नोट करके आप लिख लीजिए। क्रियाकलाप नंबर 10 आ जाता है आपका। इसके लिए आपको आवश्यक सामग्री क्या चाहिए, एक पुष्प कलिका चाहिए और निम्न में से किसी पौधे के 2 पुष्प चाहिए, धतूरा, गुड़हल, गुलाब, सरसों, बैगन, भिंडी, गुलमोहर। एक ब्लेड लीजिए, स्लाइड अथवा कागज, आवर्धक लेंस और जल आपको लेना है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं तो पुष्प कलिका और इसके विभिन्न भाग बताए गए हैं। देखिए जब फूल जो है बंद होता है, इस तरह से फूल कली के रूप में बंद होता है, तो बाहर वाला जो पार्ट जो कि फूल की पत्तियों को सहेज कर रखता है, इसको बाह्यदल बोलते हैं और अंदर वाले पार्ट को पंखुड़ी कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जब आप पूरा फूल लेंगे तो फूल के नीचे नीचे जो पार्ट है यहाँ पर, इसको बाह्यदल बोलते हैं। यानी जब फूल जो है कली के रूप में होता है तो उस समय क्या होता है, बाह्यदल इसको कवर करके रखता है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर इमेज में दिखाया गया है। तो यहाँ पर पूछा गया है खिले हुए पुष्प का प्रमुख भाग कौन सा है। पुष्प की पंखुड़ियां हैं। विभिन्न पुष्पों की पंखुड़ियां अलग अलग रंगों की होती हैं, जैसा कि हम जानते हैं। आपके विचार में कलिका में यह पंखुड़ियां कहाँ बनती, कली का प्रमुख भाग कौन सा है। क्या आपने ध्यान दिया कि यह भाग छोटी पत्ती की भांति दिखाई देता है, इन्हें बाह्यदल कहते हैं। तो देखिए यहाँ पत्ती के बारे में बताया गया कि पंखुड़ियां कहाँ बंद होती हैं, कैसे में दिखती हैं। तो यहाँ पर वही सब चीज़ें बताई गई हैं। आप यहाँ पर 10 पॉइंट लिख लिए हैं, 11वां पॉइंट आप लिखेंगे इसमें आप लिखेंगे पुष्प की कली का प्रमुख भाग छोटी पत्ती की भांति दिखाई देता है, इन्हें बाह्यदल कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, पुष्प की कली का प्रमुख भाग छोटी पत्ती की भांति दिखाई देता है, इसे क्या कहते हैं, बाह्यदल कहते हैं। ठीक है, और बाह्यदल के भीतर पंखुड़ियां बंद होती हैं। जब ये पूरा ग्रो हो जाता है तो बाह्यदल खुल जाता है और पंखुड़ियां हमें बाहर देखने को मिलती हैं। तो यहां पर आप देखेंगे पुष्प और बाह्यदल पंखुड़ियों को भली बात आपको अवलोकित करना है। इसमें आपको कितने बाह्यदल दिखाई देते हैं, क्या ये आप आपस में जुड़े हुए हैं या फिर स्वतंत्र हैं, बाह्यदल एवं पंखुड़ियां किन रंगों की हैं, आपके फूल एवं पंखुड़ियों की संख्या कितनी है, ये सब चीजें आपको यहाँ पर देखनी है। जैसे गुलाब की बात की जाए, यानी पुष्प का नाम आपने गुलाब लिया है, पंखुड़ियों और रंग और उनकी संख्या कितनी है, यानी गुलाब का फूल अनेक रंगों का होता है, विभिन्न प्रकार के गुलाब होते हैं। गुलाब के जो फूल में बाह्यदल की संख्या कितनी होती है, लगभग 5 होती है। रंग कैसा होता है, रंग जो है हल्का हरा होता है, हरा टाइप होता है। पंखुड़ियां जुड़ी हैं अथवा स्वतंत्र हैं, तो पंखुड़ियां जो होती हैं गुलाब की पृथक होती हैं। पुंकेसर स्वतंत्र अथवा पंखुड़ी से जुड़ा है, स्वतंत्र होता है। स्त्री केसर उपस्थित है या अनुपस्थित है, तो स्त्री केसर उसमें उपस्थित होता है। ये गुलाब के बारे में बताया गया है कि गुलाब में स्त्री केसर उपस्थित होता है, पुंकेसर स्वतंत्र और पंखुड़ी से जुड़ा हुआ है तो स्वतंत्र होता है। ठीक है, ये सब चीजें बताई गई। तो अभी हम जानेंगे पुंकेसर, स्त्री केसर ये होता क्या है, वो सब चीजें हम यहाँ पे डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, वही क्रियाकलाप दिया गया है और उस क्रियाकलाप के जरिए एक पुष्प लेना है। ठीक है, मैं डायरेक्ट यहाँ पर पुष्प पे आता हूँ और समझाने का आपको प्रयास करता हूँ। तो पुष्प के आंतरिक भागों को अगर आपको देखना है तो पुष्प के आंतरिक भागों को स्पष्ट रूप से देखने के लिए बाह्यदल और पंखुड़ियों को आप लोग हटा दीजिए। तो जब आप बाह्यदल और पंखुड़ियों को हटा देंगे तो पुष्प का आंतरिक भाग आपको इस तरह से दिख जाएगा। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं। ये जो अंदर में ये आप तंतु देख पा रहे हैं, इसको पुंकेसर कहते हैं। नीचे वाला इसका जो हिस्सा होता है इसको स्त्री केसर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि चित्र 7.22 को आपने देखा है, तो यहाँ पर आपने पुंकेसर और स्त्री केसर आपको मैंने इमेज में दिखाया है। अब यहाँ पर चित्र में नीचे 7.23 चित्र दिया गया है।
तो 2-3 में क्या है, इसमें विभिन्न पुष्पों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पुंकेसर दिखाए गए हैं। पुंकेसर के भी प्रकार होते हैं। पुंकेसर का जो ऊपरी हिस्सा होता है इसको परागकोश बोलते हैं, और ये हल्की सी डंडी आप देख पा रहे हैं इसको तंतु बोलते हैं। ठीक है, ये बताने का यहाँ पे प्रयास किया गया है। पुंकेसर के भी भाग होते हैं, यानी पौधे का जो अंदरूनी भाग होता है, फूल का जो अंदरूनी भाग होता है, तो उस अंदरूनी भाग में पुंकेसर और स्त्री केसर होता है। तो पुंकेसर कहाँ है, ये वाला हिस्सा जो पुंकेसर बोला जाता है, और ये इसका निचला वाला पार्ट जो है स्त्री केसर बोला जाता है। पुंकेसर का जो ऊपरी भाग होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं परागकोश, और जो डंडी सी होती है हल्की सी इसको बोलते हैं तंतु। तो आपने यहां पर जो स्त्री केसर देखा है, देखिए हालांकि स्त्री केसर यहां पर काफी ज्यादा जूम करके नहीं दिखाया गया है, लेकिन कुछ हल्का सा मोटा सा होता है, यहां पर होता है मोटा सा होता है हल्का सा। तो यहां पर एकल रूप में स्त्री केसर दिखाने का प्रयास किया गया है। तो स्त्री केसर के भी पार्ट होते हैं। स्त्री केसर में क्या क्या पार्ट होता है, स्त्री केसर में आप देख पा रहे हैं ऊपर की तरफ वर्तिकाग्र होता है, वर्तिका होती है, अंडाशय होता है। ठीक है, तो यहां पर लिखा हुआ है कि पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को क्या कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं। पुष्प के केंद्र में जो भाग होता है उसको स्त्री केसर कहते हैं। तो यहां पर आप सब पॉइंट करके लिख लेना 11 में का सब पॉइंट कि पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को स्त्री केसर कहते हैं। देखिए कुछ चीजों के अगर आप अपनी नोटबुक में चित्र बना लेंगे तो चीजें अच्छे समझ में आएंगी। स्त्री केसर के कौन कौन से पार्ट होते हैं, पुंकेसर के कौन कौन से पार्ट हैं, अगर आप इनको चित्र बनाकर अपने जो भी नोटबुक है उसमें अगर आप लिख लेंगे तो चीजें आपको स्पष्ट हो जाएंगी। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिखवा देता हूं कि पुंकेसर में परागकोश होता है, तंतु होता है, तो शायद इतना बेहतर से समझ में ना आए। तो आप कोशिश कीजिए ये चित्र बनाकर आप अपनी नोटबुक में बना लीजिए, जिससे कि आपको याद रहे पुंकेसर कौन सा है और स्त्री केसर कौन सा है। अब आपको यहां पर क्रियाकलाप नंबर 11 करना है। अब आपको क्या करना है, अब आप एक पुष्प के अंडाशय की संरचना का अध्ययन करें। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं अंडाशय कहाँ होता है, स्त्री केसर का जो बीच वाला पार्ट है अंडाशय बोला जाता है। तो इसको आपको काटना है। ठीक है, अंडाशय जो है स्त्री केसर का सबसे निचला और फूला हुआ भाग है। देखिए इसी में आप आपने जो पहला सब पॉइंट लिखा है 11 का, इसी में ही आप ए सब पॉइंट करके लिख देना कि अंडाशय जो है स्त्री केसर का सबसे निचला और फूला हुआ भाग होता है। तो हम क्या करेंगे, इसकी आंतरिक संरचना के अध्ययन के लिए इसको काटेंगे। तो हम यहां पर इसका अनुदैर्ध्य यानी कैसे करें लंबवत रूप से काटेंगे और एक अनुप्रस्थ काट लगाएंगे, इस तरह से काटेंगे और देखने का प्रयास करेंगे इसका अंडाशय कैसा है। तो यहां पर आपने अनुदैर्ध्य काट में देख लिया ऐसा दिखता है, और अनुप्रस्थ काट में देख लिया ऐसा दिखता है। तो बीच वाले पार्ट में इसके बीजांड होते हैं, अंडाशय के भीतर बीजांड आपको दिखते हैं। आप यहां पर बीजांड आपको देखने को मिलते हैं। आपको ये अलग अलग पुष्पों से 2 अंडाशय आपको लेने हैं। अंडाशय को एक स्लाइड या प्लेट में आपको रखना है और इस प्रकार से आपको काट के ऑब्जर्व करना है। यहां पर बोला गया अंडाशय की काट को सूखने से बचाने के लिए प्रत्येक काट पर जल की बूंद रखिए जिससे कि सूख ना जाए। आवर्धक लेंस की सहायता से आपको जूम करके देखना है कि अंडाशय के भीतर है क्या। तो अंडाशय में छोटी छोटी गोल संरचनाएं दिखाई देती हैं, इन्हें बीजांड कहते हैं। तो यहां पर आप लोग क्या करेंगे, 11 का ए सब पॉइंट में ही 11 का पहला सब पॉइंट हमने लिखा था, उसमें भी हमने ए सब पॉइंट लिखा था। अब इसमें ही हम बी सब पॉइंट लिखेंगे, या इसी में लिख लीजिए, बी सब पॉइंट मत लिख लीजिए, इसी में लिख लीजिए कि अंडाशय में छोटी छोटी गोल संरचनाएं होती हैं, इन्हें बीजांड कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे अंडाशय किसका पार्ट है, अंडाशय स्त्री केसर का पार्ट है, और अंडाशय के भीतर भी छोटी छोटी गोल संरचनाएं होती हैं, उन्हें बीजांड कहते हैं। तो यहां तक बात आपको स्पष्ट हो गई होगी। तो यहां पर वही सब चीजें बताई गई हैं कि आपको अपने आसपास मौजूद जो पौधे वगैरह हैं उनको देखना है, उनमें आइडेंटिफाई करना है कि उसमें पुंकेसर या स्त्री केसर है या नहीं है, ये सब आपको आइडेंटिफाई करना है। तो इस तरह से आपका जो चैप्टर है, चैप्टर का तो यहां पर अंत हो जाता है। हालांकि अंत में यहां पे सारांश दिया गया है, उस सारांश को एक बार मैं पढ़ देता हूं। सारांश में क्या क्या है कि सामान्यतः पौधों का वर्गीकरण उनकी ऊंचाई, तने एवं शाखाओं के आधार पर शाख, झाड़ी और वृक्ष के रूप में किया जाता है। तने पर पत्तियां, पुष्प और फल होता है, यानी तने पर क्या क्या होता है, पत्तियां होती हैं, पुष्प होता है और फल होता है। सामान्यतः पत्ती में पड़वंत के जरिए पत्तियां जो है तने से जुड़ी होती हैं और फलक होते हैं। पत्ती में सिराओं का प्रतिरूप सिराविन्यास कहलाता है, यह जालिका रूपी अथवा
समानांतर हो सकता है, या तो ये ज्वालिका हो सकता है या फिर ये समांतर हो सकता है। आगे बोला गया है कि पत्तियां जो हैं बाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा जलवाष्प को वायु में निष्कासित करती हैं। हरी पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु एवं जल से प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाती हैं। जड़ें क्या करती हैं? जड़ें मिट्टी से जल एवं खनिज पदार्थों का अवशोषण करती हैं और पौधों को मिट्टी में दृढ़ता से जमाए रखती हैं। जड़ें कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं, एक तो मूसला जड़ है और दूसरी रेशेदार जड़ है। तो यहाँ पर मूसला जड़ और रेशेदार जड़ की पहचान बताई गई है कि जालिका रूपी शिराविन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें जो होती हैं वो मूसला जड़ होती हैं, जबकि समांतर शिराविन्यास युक्त पत्तियों वाले जो पौधे होते हैं इनकी जड़ें रेशेदार होती हैं। तने का काम क्या है? तने द्वारा जड़ों से पत्तियों और जल और पत्तियों से भोजन पौधों के अन्य भागों तक पहुंचता है, ये तने का काम होता है। पुष्प के विभिन्न भाग कौन कौन से होते हैं? पुष्प के विभिन्न भाग बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्री केसर, ये पुष्प के विभिन्न भाग हैं। आप इसको नोट डाउन कर लेना। देखिए सारांश में से कुछ पॉइंट जो कि आपने नोट बनाए हैं उन नोट्स में कुछ पॉइंट अगर रह गए हैं तो इस सारांश में से लिख लिया कीजिए, जिससे कि चीज़ें और स्पष्ट हो जाएं। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्नोत्तर की। आपको यहाँ पर पहले वाले प्रश्न में जो कथन दिए गए हैं इनको ठीक करके लिखना है। काम में बोला गया है तना मिट्टी से जल एवं खनिज अवशोषित करता है, तो तना नहीं करता है बल्कि क्या करती है? ये जड़ करती है। जड़ जो है मिट्टी से जल और खनिज को अवशोषित करती है। पत्तियां पौधे को सीधा खड़ा रखती हैं, तो पत्तियां नहीं रखती हैं बल्कि तना रखता है। तना पौधे को सीधा खड़ा रखता है। जड़ें जो हैं जल को पत्तियों तक पहुंचाती हैं, तो जड़ें नहीं पहुंचाती हैं बल्कि तना पहुंचाता है। तना जल को पत्तियों तक पहुंचाता है। पुष्प में बाह्यदल एवं पंखुड़ियों की संख्या सदा समान होती है। जैसा कि आपने पुष्प का चित्र देखा होगा, पुष्प में बाह्यदल की संख्या जो होती है पंखुड़ियों से कम होती है। तो संख्या सदा समान नहीं होती है बल्कि सदा असमान होती है, यानी ये संख्या जो है असमान होती है, एक जैसी संख्या नहीं होती है। यानी कि बाह्यदल और पंखुड़ियां एक जैसे नहीं होंगे, एक जैसी संख्या नहीं होगी, बल्कि इनमें डिफरेंस होगा। बाह्यदल की संख्या कम होगी और पंखुड़ियों की संख्या ज्यादा होगी। आगे बोला गया है कि यदि किसी पुष्प के बाह्यदल परस्पर जुड़े हों तो उसकी पंखुड़ियां भी आपस में जुड़ी होंगी। देखिए ये गलत है। पुष्प का जो बाह्यदल है, जब पुष्प जो है अपनी कली वाली अवस्था में होता है तो बाह्यदल जुड़ा होता है, और जब पुष्प जो है ग्रो हो जाता है तो बाह्यदल खुल जाता है और पंखुड़ियां बाहर आ जाती हैं। तो हमेशा आपको याद होना चाहिए कि बाह्यदल परस्पर जुड़ा होता है, लेकिन पंखुड़ियां जो होती हैं अंदर ये पृथक होती हैं। यानी यदि किसी पुष्प का बाह्यदल परस्पर जुड़ा हो तो उसकी पंखुड़ियां जो होती हैं आपस में जुड़ी नहीं होती हैं, बल्कि ये क्या होती हैं? ये पृथक होती हैं, ये पृथक होती हैं। तो यहाँ पर आपका यणाण वाला जो है ये भी सही हो गया है। यदि किसी पुष्प की पंखुड़ियां परस्पर जुड़ी हों तो स्त्री केसर पंखुड़ियों से जुड़ा होगा। देखिए यदि किसी पुष्प की पंखुड़ियां परस्पर जुड़ी हों तो स्त्री केसर जो है ये पंखुड़ियों से जुड़ा नहीं होता है बल्कि स्वतंत्र होता है, यानी ये पृथक होता है। ये जो है पृथक अवस्था में होता है, स्वतंत्र अवस्था में होता है। तो यहाँ पर आपने पहला वाला जो अपना प्रश्न है ये पूरा देख लिया है, इसमें क्या क्या आएगा वो आपने देख लिया है। सेकंड वाला प्रश्न जो है आपके लिए इनके चित्र बनाने हैं, पत्ती का, मूसला जड़ का, एक पुष्प जिसका आपने 7.5 में अध्ययन किया हो उस पुष्प का चित्र बनाना है। अब 3 नंबर प्रश्न में पूछा गया है क्या आप अपने घर के आसपास ऐसे पौधे को जानते हैं जिसका तना लंबा परंतु दुर्बल हो? इसका नाम आपको लिखना है। तो देखिए कुछ ऐसे पौधे जिनके तने लंबे लेकिन दुर्बल होते हैं, ये सब शाक वर्ग में आते हैं, यानी शाक कहलाते हैं। तो शाक वर्ग के पौधों में टमाटर है, तोरई है, ये सब पौधे इसी में आते हैं। पौधे में तने का कार्य क्या है? तो तने का काम क्या है? तना जो है पौधे को सहारा देता है। तना जो है जल और खनिज लवणों का संवहन करता है। इसके अलावा तना जो है पौधे के लिए भोजन का संचय भी करता है। 5वां यहाँ पे प्रश्न है, निम्न में से किन पत्तियों में जालिका रूपी शिराविन्यास पाया जाता है? कौन सी पत्तियों में जालिका रूपी पाया जाता है? गेहूं, तुलसी, मक्का, घास, धनिया, गुड़हल। देखिए तुलसी और गुड़हल के पौधे में जालिका रूपी शिराविन्यास पाया जाता है। तुलसी और गुड़हल के पौधे में जालिका रूपी शिराविन्यास पाया जाता है। 6वां प्रश्न है, यदि किसी पौधे की जड़ रेशेदार हो तो उसकी पत्ती का शिराविन्यास किस प्रकार का होगा? देखिए यदि किसी पौधे की जड़ जो है रेशेदार है तो उसकी पत्ती का शिराविन्यास समांतर शिराविन्यास होगा। कैसा होगा? समांतर होगा ये। 7वां प्रश्न है, यदि किसी पौधे की पत्ती में जालिका रूपी शिराविन्यास हो तो उसकी जड़ें किस प्रकार की होंगी? देखिए यदि किसी पौधे में जालिका रूपी शिराविन्यास है तो उसकी जड़ें जो है मूसला जड़ होगी। कैसी जड़ होगी? ये मूसला जड़ होगी। 8वां प्रश्न है,
क्या आप किसी पौधे की पत्ती की छाप को देखकर यह पहचान कर सकते हैं कि इसकी जड़ मूसला जड़ होगी अथवा झकड़ा जड़? कर सकते हैं। तो अभी हमने बताया भी था, हम पत्तियों के देखे बिना उसकी पहचान हम उसके जड़ के आधार पर कर सकते हैं। यदि जड़ मूसला जड़ है तो उसकी पत्ती का जो शिराविन्यास होगा वो जाल का रूपी होगा, जबकि अगर रेशेदार जड़ है तो पौधों की पत्तियां का जो शिराविन्यास होगा वो समांतर शिराविन्यास होगा, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था और नोट डाउन भी किया था। किसी पुष्प के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। तो पुष्प के विभिन्न भाग कौन कौन से होते हैं? बाह्यदल है, पंखुड़ी है, स्त्री केसर जो है पुष्प का मादा भाग होता है, वर्तिकाग्र है, वर्तिका है, अंडाश है, पुंकेसर पुष्प का नरभाग होता है, परागकोश है, तंतु है, ये पुष्प के भाग होते हैं। 10वां प्रश्न दिया गया है, निम्न में से किन पौधों के फूल आपने देखे हैं? तो इनमें से जो देखे हैं वो आप बता दीजिए। पौधे के उस भाग का नाम लिखिए जो अपना भोजन बनाता है। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? जैसा कि आप लोग जानते हैं, पौधे का जो पत्ती वाला भाग होता है ये भोजन बनाता है और इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पौधे के किस भाग में अंडाशय मिलता है? देखिए, पौधे के स्त्री केसर भाग में अंडाशय मिलता है। ऐसे 2 पुष्पों के नाम लिखिए जिनमें से प्रत्येक में संयुक्त और अलग अलग पंखुड़ियां हों। तो ऐसे 2 पुष्प, एक तो पुष्प जिनमें संयुक्त बाह्यदल और पंखुड़ियां होती हैं, एक तो धतूरा आ जाता है, और ऐसे पुष्प जिनमें पृथक बाह्यदल और पंखुड़ियां होती हैं वो गुलाब होता है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऐसे फूल जिनमें संयुक्त बाह्यदल और पंखुड़ियां होती हैं तो ऐसे पुष्पों में धतूरा है। ऐसे फूल या पुष्प जिनमें अलग बाह्यदल और पंखुड़ियां होती हैं उसमें गुलाब आ जाता है। तो ऐसे करके आपका ये अध्याय यहाँ पर एंड हो जाता है। देखिए, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। कुछ चैप्टर ऐसे इंपॉर्टेंट होते हैं, वहाँ पर मैं आपको प्रॉपर तरीके से नोट डाउन करा देता हूँ ताकि आपके नोट्स अच्छे से बन जाएं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।